गरीब की रसोई में एसी। गोपी बहुत ही गरीब था। वो अपनी पत्नी रूपा, 15 साल की बेटी पूजा और 10 साल के बेटे सूरज के साथ रहता था। पैसों की तंगी के कारण वो गरीब परिवार अपना दिन रात किराए के छोटे से कमरे में काटने को मजबूर थे। उनका टूटा फूटा कमरा रसोई, बाथरूम और सोने की जगह में बटा हुआ था, इसलिए कि गोपी और रूपा को अनपढ़ होने के कारण बहुत काम के लिए ठोकर खानी पड़ी थी। गोपी ने अपने दोनों बच्चों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया था और खुद ईंट की भट्टी पर काम करने लगा। हर दिन की तरह गोपी शाम ढलने पर अपने घर लौटा तो उसका बेटा सूरज उसके कंधे पर झूलने लगा। माँ। अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पिताजी ठीक नहीं है ना? देखो, उनके कंधे से खून निकल रहा है। अजी मैंने आपको मना किया था ना कि कंधे पर जरूरत से ज्यादा ईंट मत ढोया कीजिए। अरे थोड़ा कम काम कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? 2 पैसे ही तो कम कमाओगे। अरे भाग्यवान, मेहनत से भागूंगा तो तुम्हारा और बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? ऊपर से बच्चों की कॉपी किताबों का खर्चा, कमरे का किराया भी देना है। कल महीने की आखिरी तारीख है, 30 तारीख। तुम तो जानती हो, अगर किराया देने में एक दिन भी देरी हो जाती है तो घर का मालिक रामलाल चौखट पर चढ़कर इतना चिल्लाता है कि क्या बताऊं। इसमें कौन सी नई बात है? इन बड़े लोगों की नजर में हम जैसे गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। चलो खाना खा लो। इसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। गुजरते दिनों के साथ मई का महीना शुरू हो जाता है, जिसके साथ बहुत ही ज्यादा गर्मियां पड़ने लगती है। एक दिन माँ, मैं अपनी सहेली सौम्या के घर में प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ। ये सुनकर सूरज की आंखें चमक उठती है और वो कहता है, पूजा दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जितनी देर आप प्रोजेक्ट बनाओगे मैं एसी की ठंडी हवा में बैठ तो पाऊंगा। प्रोजेक्ट के बहाने पूजा जैसे अपने घर में हो रही गर्मी से परेशान होकर एसी की हवा के लिए सौम्या के घर जाती है। शाम ढलने पर गोपी और दोनों बच्चे घर आते हैं, जहां अपनी गरीब माँ को भरी गर्मी में खाना बनाते देखकर पूजा कहती है, अरे ये क्या माँ, आप खाना बनाते हुए पूरी तरह से पसीने से भीग गई हैं। आपको पता है, सौम्या के घर की रसोई में भी एसी लगा है। उसकी माँ एसी की ठंडक में आराम से खाना बनाती है। माँ, ये गर्मी अब झेली नहीं जा रही। हम भी अपने घर में एसी क्यों नहीं लगवा लेते? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है बच्चों कि हम एसी खरीद पाए। हम बहुत ही गरीब हैं। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे पिताजी धूप भरी गर्मी में भट्टी पर ईंट ढोते हैं। हम तो फिर भी सारा दिन इस छत के नीचे आराम से रहते हैं। रूपा अपने बच्चों को समझा ही रही होती है कि तभी उसका बेटा सूरज चिढ़कर कहता है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? हम एक एसी भी नहीं खरीद सकते। हाँ, हर साल हम गरीबों को अपनी गर्मी इस 2 कौड़ी के पंखे की हवा में ही काटना पड़ता है। सूरज सही कह रहा है माँ। आपको पता है, बड़े बड़े घरों में अलग बेडरूम, बाथरूम, यहाँ तक कि रसोई भी अलग से बना होता है। मगर हम गरीबों का बाथरूम, बेडरूम, यहाँ तक कि रसोई भी एक ही कमरे में सिमटा हुआ है। आपको पता है, आप जब इस रसोई में खाना बनाती है तो पूरी रात कमरे में गर्मी का भपका उठता है। ऐसे में सोना मुहाल हो जाता है। अगर रसोई में एक एसी लगी होती तो हम गरीबों को गर्मी में नहीं सोना पड़ता। अपने मासूम बच्चों के मन में उठे एसी की ख्वाहिश सुनकर उनके गरीब माँ बाप गोपी और रूपा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। बच्चों, अपने पिता को थोड़ा समय दे दो, जल्दी मैं तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। एसी आने की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों के सो जाने के बाद रूपा कहती है, अजी आपने बच्चों को एसी लगाने की झूठी उम्मीद क्यों दी? एसी खरीदना हम गरीबों की औकात से बाहर है, क्योंकि आप जो कमाते हैं वो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। रूपा, तुम चिंता मत करो, पहली बार बच्चों ने हमसे कुछ मांगा है। माँ बाप होने के नाते उनकी ख्वाहिश पूरी करना तो हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन गोपी एक एसी की दुकान पर आता है, जहाँ बड़े घरों के अमीर लोग एसी खरीद रहे होते हैं। भाई साहब, मुझे वो एसी दिखाना। एसी दिखाने की बात पर एसी की दुकान का मालिक गोपी के फटे चिटे कपड़ों को देखकर गोपी की गरीबी का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे ओ फटेहाल फकीर, तुझे पता भी है एक एसी की कीमत 50,000 रुपए है, और जिस एसी पर तूने हाथ रखा है ना, उसकी कीमत पूरे 1 लाख रुपए है। और तेरी फटीचर हालत देखकर लग नहीं रहा है कि तू वो एसी खरीद सकता है। चल निकल जा यहाँ से। तेरे मतलब की एसी कबाड़ भंगार के दुकान पर मिलेगी। चल जा। इतनी बेइज्जती करने के बाद दुकानदार गरीब गोपी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और गोपी उदास मन से ईंट की भट्टी पर आकर भूखे प्यासे रहकर ईंट ढोता है और शाम को घर आता है। तभी सूरज और पूजा दरवाजे पर खड़े होकर बाहर झांकते हैं। पिताजी, आपने कहा था ना आप हमारे लिए एसी लेकर आएंगे।
फिर कहाँ है एसी? हाँ बताइए कहाँ है? बच्चों तुम्हारे पिताजी एसी नहीं ला सके। ये सुनकर सूरज रोते हुए कहता है इसका मतलब आपने हमसे झूठ बोला था। अब जब तक एसी नहीं आती है मैं खाना नहीं खाऊंगा। कैसा लाचार बाप हूं मैं जो अपने बच्चों के लिए एक एसी भी नहीं ला सकता। लानत है मेरे होने पर। अजी ऐसा मत कहो, आपसे जितना हो पा रहा है आप कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी काम कर लूँ, इससे आप जो कमाएंगे उससे घर खर्च चल जाएगा और मेरे पैसे से बच्चों के लिए एसी आ जाएगी। मगर भाग्यवान तुम्हारा काम करना मेरे लिए मर मिटने जैसा है। मगर पूजा के पापा साथ मिलकर कमाएंगे तो हमारे बच्चों को तरसना तो नहीं पड़ेगा। रूपा के कहने पर गोपी उसके काम करने के लिए मान जाता है और कुछ ही दिन में रूपा को स्वाति नाम की एक अमीर औरत के घर पर काम मिल जाता है। स्वाति सुलझे हुए स्वभाव की औरत थी। मेम साहब, आप सुबह से लैपटॉप पर काम किए जा रही हैं, खाना खा लीजिए। रूपा तुम्हें कितनी बार कहा है ना, मुझे मेम साहब मत बुलाया करो, स्वाति कहा करो। देखो ना, ये काम करते हुए तुम्हें 1 महीना होने वाला है और मैंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मैं, मेरे पति और 2 बच्चे हैं। तो बताओ कब लेकर चलोगे अपने घर मुझे? मेम साहब, आप मुझ गरीब के घर चलेंगी? चलिए। स्वाति के कहने पर रूपा उसे अपने घर ले आती है, जहां उसके गरीब बच्चे पसीने में भीग कर पढ़ाई कर रहे थे। तभी स्वाति की नजर रूपा के गरीब घर के टूटे फूटे दीवार और छत से टंगे धीमे चल रहे पंखे पर गड़ जाती है। तभी रूपा हिचकते हुए स्वाति का स्वागत करती है। आइए स्वाति मेम साहब, यही है मेरा गरीब खाना। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। फिर रूपा रसोई में चाय बनाकर स्वाति को दे देती है, जिस कारण रसोई में चाय बनने के बाद पूरा कमरा गर्मी के भभके से भर जाता है और गर्मी के मारे बच्चों की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसे देखकर स्वाति कहती है, हम अमीरों के लिए सर्दियाँ और गर्मी लग्जरी लाइफ के कारण एहसास नहीं होती, मगर एक गरीब के लिए गर्मी झेलना कितना मुश्किल होता है, ये आज समझ आ गया। इसके बाद स्वाति घर चली आती है, मगर रूपा और उसके गरीब छोटे बच्चों का इस तरह गर्मी झेलना उसे बहुत खलता है। और फिर 2 दिन बाद स्वाति एसी लेकर रूपा के घर आती है। स्वाति मेम साहब, आप यहाँ। भैया, ये एसी इस रसोई के पास फिट कर दो, जिससे हवा पूरे कमरे में आए। मेम साहब, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ओहो रूपा, तुम भी तो अपनों से बढ़कर मेरा ख्याल रखती हो, और अगर तुम्हारी खुददारी को आंच आ रही है तो तनख्वाह पर थोड़े थोड़े पैसे चुका देना। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बच्चों के लिए इतना सोचा। आज के जमाने में हर इंसान अपने बारे में सोचता है, पर आपने अपने आप से पहले हमारे बारे में सोचा। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये अपनापन ही तो था जिस वजह से स्वाति ने गैर होकर भी उस गरीब परिवार के बच्चों की आंखों में बुने एसी के ख्वाहिश को भांप लिया और उसे पूरा कर दिया। और आज गरीब रूपा के रसोई में एसी है, जिससे अब ना तो उनके घर में भभका उठता है और ना ही उन्हें रात भर गर्मी के कारण जाग कर गुजारना पड़ता है। उर्मिला अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर रही होती है। उसे देखकर उर्मिला की बेटी अपनी मन ही मन सोचने लगती है, आ गई मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए एक और। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने बड़ी भाभी का जीना हराम कर रखा है, इस छोटी वाली को तो मैं उंगली पर नचा कर रखूंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी मन ही मन खुश होने लगती है। वहीं गृह प्रवेश के बाद उर्मिला संजना को घर के अंदर ले आती है और अपनी बेटी दिव्या से कहती है, दिव्या, जाओ अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ। ये आप क्या कह रही हो माँ? मेरे कमरे में आप छोटी भाभी को क्यों भिजवा रही हो? वो तो मेरा कमरा है, उसमें तो मैं रहती हूँ। देखो, तुम्हारे ससुराल से यहाँ आने के बाद हमने तुम्हें कमरा इसलिए दे दिया था क्योंकि तुम लड़की हो और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बाहर सोफे पर सोया करता था। लेकिन अब उसकी पत्नी आ गई है और उसे कमरे की जरूरत है, इसलिए अब तुम बाहर सोफे पर सो जाना। अरे माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े, मेरा सामान इस समय कहाँ रखूंगी? जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम अपने भाई के कमरे में ही अपना सारा सामान और अपनी भाभी की अलमारी में अपने कपड़े रख लेना। दिव्या एक खिसियानी बिल्ली की तरह मन ही मन में खिसियाती रह जाती है। आखिर ये भाभियां आती ही क्यों हैं? जब भी कोई भाभी आती तो नंद की आफत आ जाती है। अब ये छोटी भाभी मेरे कमरे पर कब्जा करके बैठ जाएंगी। सोच क्या रही हो? जाओ अपनी छोटी भाभी को उसके कमरे में ले जाओ। अपनी माँ के कहने पर दिव्या अपनी भाभी को कमरे में ले आती है
जिसके बाद दिव्या बहुत ही ज्यादा अकड़ के अपनी भाभी से कहती है, देखो इस अलमारी में मेरा सारा सामान है और तुम्हें इसे हाथ लगाने की जरा भी जरूरत नहीं है। और यहाँ मेरे कपड़े हैं, अब तो इसमें इधर नीचे अपने कपड़े रख लेना, लेकिन ऊपर का सामान जरा भी हाथ मत लगाना। और हाँ सुनो, भले ही तुम मेरी भाभी हो लेकिन अंकित मुझसे छोटा है, इसलिए मैं तुम्हें भाभी नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। ऐसा कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद संजना अपने आप से कहती है, अरे वाह, देखो तो सही मेरी नंद में कितनी अकड़ है। लेकिन कोई बात नहीं, इस अकड़ को तो मैं चुटकियों में तोड़ दूंगी अपनी चालाकी से। शादी के 1-2 दिन बीत जाते हैं और 1 से 2 दिन में ही दिव्या कई बार संजना से लड़ जाती है। संजना, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें ये टेबल की हालत दिखाई नहीं दे रही है? हे भगवान, खाना खाने के बाद ये टेबल कभी साफ करती हो या नहीं? यहाँ देखो, इस विषय पर कितनी धूल मिट्टी जमी है, इसे कौन साफ करेगा? पड़ोसी आकर साफ करेंगे क्या? तभी वहाँ पर संजना को अपनी सास आते हुए नजर आ जाती है, जिसके चलते संजना बड़ी ही चालाकी से कहती है, मैंने कपड़े धोए, घर की साफ सफाई की, सबके लिए खाना भी बनाया और मैंने सबके जूठे बर्तन भी धोए थे। मुझे एक टेबल साफ करने के लिए डांट रही हो? कोई बात नहीं, मैं इसे भी साफ कर दूंगी। तभी वहाँ पर उर्मिला आकर दिव्या से कहने लगती है, बेटी, तुम्हारी भाभी ने जब इतने सारे काम किए हैं तो एक काम तुम भी कर सकती हो। एक काम करो, ये लो कपड़ा और ये रहा कॉलिंग, इससे अच्छे से टेबल साफ कर देना। चलो बहू, तुम जाकर थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर लो। उर्मिला की ये बात सुनते ही संजना अपने कमरे में खुशी खुशी आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं बेचारी दिव्या अपनी छोटी भाभी की चालाकी देखती रह जाती है। इसकी इतनी हिम्मत कि इतनी चालाकी से मुझे ही उल्टा काम बताकर चली गई, लेकिन इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्या उस दिन के बाद से मौका ढूंढने लगती है। एक दिन संजना रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ दिव्या उसके पास आती है और कहती है, प्यारी छोटी भाभी सबके लिए खाना बना रही है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे आज खाने में आलू के पराठे खाने हैं, तो मेरे लिए आलू के पराठे ही बनाना। मेरी प्यारी नंद जी, जो तुम चाहोगी वही बनाऊंगी, तुम चिंता क्यों करती हो? दिव्या संजना की बात सुनकर थोड़ी देर हैरान रह जाती है। बड़ी अजीब बात है, आज मेरी भाभी को मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, लेकिन इस प्यार को भी मैं झगड़े में आराम से बदल दूंगी। अब देखो आगे आगे क्या होता है। दिव्या ऐसा सोच रही होती है। क्या हुआ झगड़ालू नंद, अपने मन ही मन क्या मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, चलो आप मेरे लिए पराठे बनाओ, मैं इंतजार करती हूँ। दिव्या वहाँ से चली जाती है। संजना उसके जाने के बाद आराम से खाना बनाती रहती है। जैसे ही संजना थोड़ी देर के लिए किचन से यहाँ वहाँ होती है, दिव्या मौका देखते ही अपने पराठे में लाल पिसी हुई मिर्च भर भर के डाल देती है। अब आएगा असली मजा। मेरी प्यारी छोटी भाभी यहाँ पर फंस गई। अब मैं सबको रोकर दिखाऊंगी और वो सबकी डांट सुनेगी। ऐसा कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद संजना वापस रसोई में आती है और सबका खाना खाने की टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वो सभी को बुलाती है। माँ जी बैठिए यहाँ पर, आप और बाबूजी आप भी यहाँ बैठिए। लगता है आज हमारी प्यारी बहू ने हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ बनाया है। प्रवीण इतना कहता ही है कि उसकी बड़ी बहू मायके से वापस लौट आती है। अरे वाह जेठानी जी, आप भी आ गई, आपका ही तो इंतजार था। आइए इस टेबल पर आकर बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजना, लगता है आज तुमने मेरी पसंद का भी खाना बनाया है। तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो। इसको तो लड़ झगड़ कर मैंने इसके मायके भेज दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गई? और यहाँ इस बड़ी भाभी के लिए कोई कुछ कह नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, इनके यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। आज छोटी जा रही है तो कल को बड़ी भी चली जाएगी और फिर इस घर पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। अरे क्या बात है, तुमने तो मेरी पसंद के कोफ्ते भी बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब आप सभी अपना खाना खाना शुरू कर दीजिए, मैंने आप सभी के लिए बहुत प्यार से बनाया है ये सब। संजना के कहने पर उसकी ससुराल के सभी लोग उसकी पसंद का खाना खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दिव्या पहला निवाला तोड़ती है, वो उसे खाने से पहले ही मिर्ची के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, तौबा तौबा तौबा, कितनी सारी मिर्ची डाली है। अरे भाभी, मुझे मारना चाहती हो क्या? मैं तो पहले से ही जानती हूँ आपको मैं इस घर में पसंद नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे खाने में इतनी मिर्ची डाल कर रखोगी। तुम्हारे पराठे में मिर्ची है? अच्छा ऐसी बात है क्या? रुको, तुम्हारे पराठे का निवाला हर कोई खाएगा, उसकी बात बताएगा कि इसमें मिर्ची है या नहीं।
मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मारना चाहती हो क्या? संजना दिव्या की एक नहीं सुनती और घर के सभी सदस्यों को पराठे का एक एक निवाला तोड़ कर दे देती है। लेकिन पराठा खाने के बाद सब लोग कहते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है। अरे दिव्या, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? हर बात पर बिना मतलब के ही झगड़ा करना तुम्हारी आदत बन गई है। जैसे तुमने मुझसे झगड़े किए और मुझे इस घर से मेरे मायके भिजवा दिया, वैसे ही तुम अब छोटी बहू को भी भिजवाना चाहती हो। सबकी बातें सुनते ही दिव्या पराठा खा कर देखती है, उसमें जरा भी मिर्च नहीं होती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसमें भर भर के मिर्ची डाली थी। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को आज कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिव्या के अपने पराठे में ही मिर्च डालते हुए संजना ने पहले ही एक वीडियो बना लिया था, जो वो अपने पूरे परिवार को दिखाती है। मेरी प्यारी नंद जी, हमेशा मुझसे लड़ाई, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं भी बहुत चालाक हूँ। आज मैंने तुम्हारी गलती रंगे हाथ पकड़ी है। अपनी सच्चाई सबके सामने आते हुए दिव्या को अपनी गलती का अफसोस होता है। हाँ भाभी, आपने सही कहा, ये सब मेरी गलती है। मैं ही आप दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार करती रही, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं झगड़ूंगी और मैं अब यहाँ और नहीं रहूंगी। मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। दिव्या अपनी गलती का पछतावा करके अपनी दोनों भाभियों से माफी मांगती है और अपनी ससुराल चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी दोनों भाभियां खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं।